हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीएसनी की स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सच तो सच है में। आज बात करता हूँ उत्तराखंड के बारे में। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के नाम से एक अलग राज्य का दर्जा लेने के लिए 1897 में आंदोलन की शुरुआत हुई और 1994 में एक बड़े आंदोलन के रूप में ये उभरा। तब जाके 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इस राज्य को लेने के लिए बहुत से आंदोलनकारियों ने अपनी जान गंवाई। खटीमा और बुलंदशहर कांड में तब जाके हमें उत्तराखंड मिला। पर ये बलिदान उन्होंने एक सशक्त उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड, शिक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए दिया था। इस राज्य में 2 मंडल हैं और 13 जिले बने हैं। सरकार का गठन हुआ और इस गठन में एक भी आंदोलनकारियों को शामिल नहीं किया गया। और अगर आंदोलनकारियों को शामिल ना किया गया तो वो सपने सपने ही रह गए आंदोलनकारियों के। अगर बात करें प्राकृतिक रूप से उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इसमें प्रचुर मात्रा में जल, नदियाँ, झरने हैं, जड़ी-बूटियाँ, औषधियाँ हैं, खनिज हैं, चूना पत्थर है, सिलिका है, कृषि योग्य भूमि है, देव स्थल है, जिस वजह से इसे देवभूमि भी कहा जाता है। सरकार ने इन संसाधनों का प्रबंध और दोहन करने में सफल रही। इस वजह से उत्तराखंड सरकार इन संसाधनों का प्रयोग रोजगार में बदलने के लिए असमर्थ रही है। सरकार की नीति उत्तराखंड के विकास को लेके और पलायन को लेके अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है। जब तक आपके पास किसी राज्य को लेके कोई नीति ना हो, तब तक आप उस राज्य का विकास नहीं कर सकते हो। अगर मैं अगर हुआ भी हो, तो ये सिर्फ कागजों में हुआ है, धरातल पे कहीं भी नहीं हुआ है। और जहाँ हुआ है, कुछ काम तो उसका फ़ायदा उत्तराखंड के बाहरी लोगों को मिला है, उत्तराखंड के लोगों को मिला नहीं है। जैसे उत्तराखंड में बाँध बना हुआ है, तो उत्तराखंड में बाँध बना, उसकी सारी बिजली उत्तराखंड से बाहर जाती है और जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनको यहाँ की वो बिजली प्राप्ति नहीं हो पाती है। चलो माना उत्तराखंड से बाहर बिजली सप्लाई करने से इनकम होती है, तो उस इनकम का प्रयोग कहाँ होता है? ये सरकार ने जनता के सामने रखना चाहिए कि उसका इस्तेमाल उत्तराखंड के किस विकास में किया जा रहा है, किस क्षेत्र में किया जा रहा है। शिक्षा नीति की बात करूँ, शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब है उत्तराखंड में कि आप बात पूछो ही मत। शिक्षा ल अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए पलायन कर रहे हैं, शहरों में ज बस रहे हैं, ताकि उनका भविष्य बन सके। जिनका शहरों से कोई लेना-देना नहीं है, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जहाँ कोई टीचर है नहीं। प्राइवेट स्कूलों की फीस वो अफ़ोर्ड कर नहीं पाते हैं और फिर क्या शिक्षा मिलेगी, किस टाइप की शिक्षा मिलेगी, आप सोच ही सकते हो। रोज़गार उत्तराखंड में कहीं है ही नहीं। रोज़गार की तलाश में गाँव गाँवों का पलायन हो चुका है। गाँव में कोई बच्चा ही नहीं है, सारे खंडहर बन रखे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, तो चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तराखंड में कुछ कहना ही नहीं बनता है। दूर-दूर गाँव के पास एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। कहीं की भी चलकर वो हॉस्पिटल तक चलते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर है, उनको मिलता नहीं है। वहाँ पे ना एक्स-रे की सुविधा है, ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, ना ब्लड टेस्ट की सुविधा है। सुविधा सिर्फ़ वहाँ पे एक रेफ़र करने की। रेफ़र अगर करेंगे तो सिटी में करेंगे, देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, जो गरीब जनता अफ़ोर्ड कर नहीं पाती है। और अगर कोई कर भी लेता, तो वहाँ पहुँचने तक मरीज़ की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि मत पूछो। सड़कों के बारे में बात कर लें, सड़कों का हाल इतना खराब है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इतने बड़े-बड़े गड्ढे पड़ रखे हैं कि अगर हर सुबह तुम अखबार खोलो, तो आपको यही न्यूज़ मिलेगी, आज यहाँ एक्सीडेंट हो गया, आज वहाँ एक्सीडेंट हो गया, आज इतने मर गए, आज उतने मर गए। और रोडों का डामरीकरण होगा, कब होगा? जब सरकार चेंज होने वाली होगी, उस टाइम पे डामरीकरण होगा। कि पब्लिक को दिखाना है, हम वर्क कर रहे हैं। और यही सरकार की यही पॉलिसी उत्तराखंड के विकास में बाधक बन रही है। उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र में अगर बात करें, तो उत्तराखंड में कृषि में चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहाँ सूखा,
कम सिंचाई और जंगली जानवर जैसी समस्याएँ हैं, जिससे उस उत्पादन में कमी और किसान पलायन कर रहा है। और सरकार द्वारा जंगली जानवरों से किसानों को कोई संरक्षण ही नहीं दिया जा रहा है। किसानों की सारी मेहनत जंगली जानवर बर्बाद कर देते हैं, जिस वजह से किसान खेती करना ही नहीं चाहता है। दूसरी तरफ अगर अवैध खनन की बात करें, तो दुनिया भर का अवैध खनन हो रहा है। नदियों से बजरी, रेता, बालू, पत्थर निकाले जा रहे हैं, जिसका प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है और बरसात के टाइम पे बाढ़ आती है तो उसपे कटाव होता है, बहुत बड़ा कटाव होता है, बहुत कटाव होता है। अवैध निर्माण की बात करें, तो पर्यटन स्थलों और संवेदनशील स्थलों में अवैध निर्माण किया जा रहा है। सरकार इन पे कोई सुध नहीं ले रही है, जो लैंडस्लाइड और भूस्खलन को न्योता देता है और उस समय फिर जनजीवन को क्षति पहुँचती है। भर्ती घोटाला भर्ती घोटाले की अगर बात करें तो एक स्टूडेंट साल भर मेहनत करता है गवर्नमेंट जॉब को निकालने के लिए, वो पेपर सिर्फ़ देने में बैठता है, पेपर दे के हमें वापस आता है तो उसे खबर मिलती है कि पेपर लीक होने की वजह से भर्ती रद्द कर दी गई है। तो सोचो, जो साल भर की मेहनत करता है, उस बंदे पे क्या बीतती है। इस वजह से युवाओं में आक्रोश है, कानून व्यवस्था की आप बात ही नहीं करो। कानून को लेकर अपराधियों में थोड़ा-सा भी खौफ नहीं है। जीता जागता उदाहरण आपका अंकिता केस और अंकिता जैसे कई केस हैं, जिन पे सरकार आके मूंद के बैठी है। और अगर यही सब कहूँ, ये सब देख के ये लगता है कि उत्तराखंड में ना विकास है, ना ही अच्छी कानून व्यवस्था है। ये दोनों सिर्फ़ जिनकी पार्टी इस उत्तराखंड पे राज कर रही है ना, उनके लिए उनका विकास हो रहा है। कानून व्यवस्था भी उनके लिए है, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नीति भी है। बाहर शहरों में बड़े-बड़े शहरों में पढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड से बाहर उनके बंगले हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में वो अच्छा वो यूज़ अपने लिए अच्छा वो करते हैं। तो ये कहीं न कहीं उत्तराखंड को सोचना पड़ेगा, कि उत्तराखंड का विकास इन पार्टियों से नहीं होगा। जब तक से उत्तराखंड की खुद की पार्टी ना हो, तब तक कोई बाहरी पार्टी उत्तराखंड के बारे में सोच ही नहीं सकती है। समाज से जुड़ा हुआ बंदा होना चाहिए, मुद्दों को उठाने वाला बंदा होना चाहिए, उत्तराखंड के बारे में सोचने वाला बंदा होना चाहिए, तभी उत्तराखंड का पलायन रुकेगा।